हेलो दोस्तों। हेलो छात्र छात्राओं। फिर से मैं जितेंद्र कुमार आपके सामने उपस्थित हूँ। आज कल मैंने आपको पढ़ाया था विज्ञान का परिचय और भौतिकी का परिचय, सामान्य परिचय पढ़ाया था मैंने, और जो मूलभूत बेसिक जानकारी थी उसको मैंने दिया था विज्ञान और भौतिकी के बारे में। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे भौतिकी की परिभाषा। भौतिकी की परिभाषा तो मूल रूप से भौतिकी विषय में जो हम परिभाषा लिखते हैं या जो गौड़ परिभाषा है उसकी, जिसे हम लिखना चाहिए परीक्षा में यदि आती है तो वो ये है कि द्रव्य और ऊर्जा के बीच होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रिया का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन भौतिकी कहलाता है। यहाँ पर हमने लिखा हुआ है द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच होने वाली परस्पर अन्योन्य क्रियाओं का क्रमबद्ध एवं सुव्यवस्थित अध्ययन भौतिकी कहलाता है। तो जब भी हम भौतिकी का अध्ययन करते हैं या फिर उसके किसी भी कार्य क्षेत्र में किसी सिद्धांत या सूत्र की स्थापना करते हैं, नहीं खोज करते हैं, तो उस समय हमें क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित अध्ययन को ध्यान में रखते हुए उसको आगे बढ़ाना होता है। तो इसी तारतम्य में देखते हैं हम भौतिकी की परिभाषा हमने देख लिया। इसमें मूल रूप से द्रव्य और ऊर्जा में परिवर्तन होता है वह देखा जाता है। वास्तव में जो द्रव्य को दूसरी भाषा में पदार्थ भी बोलते हैं। द्रव्य को दूसरे रूप में पदार्थ भी कहा जाता है, पदार्थ को ही द्रव्य कहा जाता है। तो द्रव्य और ऊर्जा के बीच में किस प्रकार संबंध है, इसका अध्ययन ही हम भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। मूल रूप से द्रव्य और ऊर्जा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू के जैसे है। मतलब वस्तु एक ही है, उसी में द्रव्य भी है, द्रव्यमान भी है और उसी में ऊर्जा भी है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं ये। तो ये आपको पता होना चाहिए यदि आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो भौतिकी के जनक कौन है? तो भौतिकी के जनक सर आइजक न्यूटन को कहा जाता है, वे भौतिकी के जनक हैं। किंतु कुछ विद्वान भौतिकी को दो भागों में विभाजित कर चुके हैं। उसमें प्राचीन भौतिकी आती है, एक चिरसम्मत भौतिकी जो कि प्राचीन भौतिकी कहलाती है। 19वीं शताब्दी और उसके पहले की जो भौतिकी थी उसे हम चिरसम्मत भौतिकी कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स। और इसके बाद में 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी अभी जो चल रही है, 20वीं शताब्दी और 21वीं शताब्दी के दौरान जिस भौतिकी का विकास हुआ उसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं। तो कुछ विद्वान आधुनिक भौतिकी के पिता सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को मानते हैं। आधुनिक भौतिकी के पिता या आधुनिक भौतिकी के जनक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन को माना जाता है। तो आप ये ध्यान रखिए, भौतिकी के जनक सर आइजक न्यूटन और आधुनिक भौतिकी के जनक सर अल्बर्ट आइंस्टाइन है। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं हम। इसका दूसरा टॉपिक है भौतिकी का प्रयोजन। भौतिकी का प्रयोजन या उसका विस्तार क्षेत्र या उसका कार्य क्षेत्र। ये भौतिकी का विस्तार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र क्या है, कैसा है, कितना लंबा है, क्या है, देखते हैं हम। तो हमने वास्तव में देखा है दैनिक जीवन में हम विभिन्न प्रकार की लंबाई नापते हैं। वास्तव में भौतिक विषय में बहुत सारी राशियां होती है जिन्हें हम भौतिक राशियां कहते हैं, जिनका हम आगे और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो भौतिक विषय में बहुत सारी राशियां हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, और ये मूल राशियां हैं। उसके अलावा बहुत सारी राशियां हैं, ऊर्जा, कार्य वगैरह। इतनी सारी राशियां हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ एक विस्तार क्षेत्र लिया गया है। तो जैसे हम लंबाई को ले लेते हैं, हम देखते हैं दैनिक जीवन में हम लंबाई को नापते हैं, तो हम छोटी लंबाई, बड़ी लंबाई, सभी प्रकार की लंबाइयों को नापते हैं। खगोलीय पिंड की लंबाई यदि हमें नापना है तो हम बहुत लंबी लंबी दूरियां देखते हैं। उसमें अधिकतम लंबाई को नापने के लिए जो बड़ी दूरियां होती हैं उनका जिस क्षेत्र में हम अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र। स्थूल का मतलब होता है विशाल, बड़ा, बड़े आकार का या विशाल क्षेत्र, विशाल कहना चाहिए। तो स्थूल का अर्थ ही होता है बड़ा आकार या विशाल काय निकाय या विशाल काय कण। इन सब चीजों के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं उसको हम स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत लेते हैं।
स्थूल प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत जो प्राचीन भौतिकी थी, प्राचीन भौतिकी, इसको हम चिरसम्मत भौतिकी भी कहते हैं, उसका अध्ययन किया जाता है। प्राचीन समय में बड़े बड़े पिंडों पर लेके अध्ययन करते थे और उसी के आधार पे सिद्धांत और सूत्र बनाए जाते थे। तो उन सभी को हम चिरसम्मत भौतिकी के अंतर्गत रखते हैं। चिरसम्मत भौतिकी की विभिन्न शाखाएं हैं, जैसे हम देखते हैं यांत्रिकी। यांत्रिकी के अंतर्गत हम गति, विभिन्न प्रकार की गतियों के बारे में अध्ययन करते हैं। गति का अध्ययन, गति के नियम, गति के नियम में बल, कार्य, ऊर्जा और उससे जो भी हमारा त्वरण उत्पन्न होता है, वेग, संवेग इत्यादि चीजों का अध्ययन हम यांत्रिकी में करते हैं। इसी में गुरुत्वाकर्षण का नियम भी हम पढ़ते हैं। ऊष्मागतिकी में ताप, दाब और आयतन, इन तीन चीजों का मिला जुला प्रभाव जब आपस में पढ़ा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं, उसे ऊष्मागतिकी कहते हैं। ध्वनिकी में विशेष रूप से आवाज, जो हमारा साउंड है, आवाज, इसका अध्ययन होता है। आवाज किस प्रकार से उत्पन्न होता है, किस प्रकार से वो ट्रेवलिंग करता है, किस प्रकार से एक जगह से दूसरे स्थान पे गमन करता है और उसमें किस प्रकार से तरंग चलती हैं, इन सब चीज का जो अध्ययन हम ध्वनिकी के अंतर्गत करते हैं। इसी प्रकार विद्युत एवं चुंबकत्व है, विद्युत एवं चुंबकत्व, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, ये भी एक प्रकार से ऊर्जा होती है। विद्युत ऊर्जा और चुंबकीय ऊर्जा, इनका जहां पर भी अपना प्रभाव होता है उस क्षेत्र को हम विद्युत और चुंबक के अंतर्गत करते हैं। जैसे कि बल्ब जल रहा है, वायर से विद्युत धारा बह रही है और विद्युत धारा किसी उपकरण में जाती है और वो उपकरण उस धारा या उस ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को किसी और ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा के रूप में उसको परिवर्तित कर देता है। तो विद्युत का जो प्रभाव है वो प्रकाश में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक आपने देखा होगा पिछली क्लासों में या कहीं पर भी देखा होगा, एक प्रकार का पदार्थ होता है फेरस ऑक्साइड का, उससे बना हुआ एक पदार्थ है जिसे चुंबक कहते हैं। उसके पास बहुत सारे प्रभावित करने वाले गुण होते हैं, किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, किसी को अपने से दूर की तरफ ढकेलता है, उसको प्रतिकर्षित करता है, किसी वस्तु को आकर्षित करता है। तो उसके पास भी कई प्रकार के गुण होते हैं, उन्हीं गुणों का अध्ययन हम चुंबकत्व के अंतर्गत करते हैं। इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जिसके आधार पर बहुत सारे उपकरण आज ऑपरेट होते हैं, जैसे कि विद्युत मोटर का सिद्धांत, वो भी विद्युत एवं चुंबकत्व पर ही आधारित है। डायनामो, जनरेटर देखा होगा आपने, वो भी सब इन्हीं सिद्धांतों पे आधारित होते हैं। उनका अध्ययन हम इसी शाखा के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश की। प्रकाश की तो आप जानते हैं, प्रकाश से नाम स्पष्ट है, हम चारों तरफ अपने आसपास प्रकाश ही देख रहे हैं। हमें विभिन्न प्रकार के उपकरणों या विभिन्न प्रकार के स्रोतों से क्या प्राप्त होता है, प्रकाश प्राप्त होता है। तो जब हम प्रकाश के अंतर्गत अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण आदि घटनाओं का अध्ययन करते हैं तो इसे हम प्रकाश की कहते हैं। ये जो ब्रांच है ये चिरसम्मत भौतिकी या प्राचीन भौतिकी की ब्रांच कहलाती है, शाखाएं कहलाती हैं। इसके बाद जो दूसरा हमारा प्रभाव क्षेत्र है वो है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, जैसा कि सूक्ष्म का दूसरे शब्दों में हम छोटा बोलते हैं, बहुत छोटा, जहां पर भी छोटी दूरियां या छोटी चीजें होती हैं उनके लिए हम सूक्ष्म या इसी को अल्प भी कह सकते हैं। अल्प शब्द भी इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। तो सूक्ष्म चीजों के बाद छोटी छोटी चीजों के बारे में अध्ययन करना, उनका विश्लेषण करना, ये सब सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र भौतिकी के अंतर्गत सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र जो होता है उसको हम आधुनिक भौतिकी कहते हैं, आधुनिक भौतिकी कहते हैं। इस भौतिकी के अंतर्गत हमारे पास जो शाखाएं हैं वो है क्वांटम भौतिकी, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम भौतिकी। क्वांटम भौतिकी के अंतर्गत हम मूल रूप से क्वांटा का अध्ययन करते हैं। ये क्वांटा क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा विवरण दे देता हूँ। प्रकाश जो है किरणों के रूप में चलता है, उसके बाद में एक थ्योरी आएगी प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तो दोनों जो थ्योरी को आपस में मिलाया गया, उसके बाद में देखा गया साइंटिस्टों के द्वारा कि प्रकाश जो है कण का व्यवहार भी करता है और तरंग का व्यवहार भी करता है। तो इन दोनों को मिलाकर एक सिद्धांत बनाया गया जिसको हम
क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। उसी सिद्धांत के अंतर्गत पूरी क्वांटम भौतिकी का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद में परमाणु भौतिकी। परमाणु भौतिकी के अंतर्गत जो परमाणु होता है, अणु परमाणु, उनकी आपस में अन्योन्य क्रिया और उनका जो प्रभाव क्षेत्र है उसका अध्ययन किया जाता है। इसमें मूल रूप से रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन, जो प्रैक्टिकल है, आप लोगों ने पिछली क्लासों में भी पढ़ा होगा, रदरफोर्ड का अल्फा कर्ण प्रकीर्णन वाला प्रयोग और रदरफोर्ड मॉडल, इसके साथ में बोर मॉडल भी इस परमाणु भौतिकी के अंतर्गत आता है। इनका सब अध्ययन, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद आता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत परमाणु के अंदर नाभिक होता है, आपको पता है कि ये परमाणु है और इसके अंतर्गत नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच में आपस में जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी घटनाएं वहां पर पाई जाती हैं, अन्योन्य क्रिया होती है, उसका अध्ययन हम नाभिकीय भौतिकी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत हम मूल रूप से प्रतिरोध, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस तो हो गया, कंडेंसर, इंडक्टर, ये जो छोटी छोटी डिवाइस हैं, इनको आपस में कनेक्ट करके एक चिप बनाई जाती है, एक सर्किट बनाया जाता है, उसका विभिन्न प्रभाव का अध्ययन करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिकी के अंतर्गत आता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकी का वैसे भी बहुत ज्यादा महत्व है, उसमें बहुत ज्यादा उसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं वो आप देखते ही होंगे मार्केट में, या जो आपके आसपास जो भी चीजें उपयोग होती है उसमें इलेक्ट्रॉनिक के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उनका उपयोग करते हैं। इसके बाद में देखते हैं हम ठोस अवस्था भौतिकी। ठोस अवस्था भौतिकी में जो ठोस पदार्थ, विभिन्न प्रकार के ठोस पदार्थ बनाए जाते हैं, उसमें चुंबकीय और विद्युत प्रभाव को देखा जाता है कि इसमें चुंबक और विद्युत का कितना प्रभाव पाया जा रहा है, उसके आधार पर ये क्या कार्य करते हैं। जैसे पॉलीमर हो गया, इसके अलावा हम देखते हैं सिरेमिक्स मटेरियल या और भी जो मटेरियल हम आजू बाजू देखते हैं, ये सब ठोस अवस्था फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं, ठोस अवस्था भौतिकी। तो ये हो गया कार्य क्षेत्र, भौतिकी का प्रयोजन, कार्य क्षेत्र और विस्तार, ये कितना विस्तार है, कितना कहां तक इसका विस्तार पाया जाता है। चलिए अब देखते हैं, अगला टॉपिक हमारा है वैज्ञानिक विधि। अगला टॉपिक है हमारा वैज्ञानिक विधि। तो वैज्ञानिक विधि, विज्ञान में किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए, विज्ञान में किसी भी घटना का अध्ययन करने के लिए व्यक्तियों द्वारा जो विधि अपनाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, वैज्ञानिक विधि। सामान्य रूप से ऐसा ही बोलेंगे कि विज्ञान में किसी भी घटना जो भी हम देख रहे हैं आसपास, उसका अध्ययन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा जो विधि अपनाई गई वही विधि क्या कहलाती है, वैज्ञानिक विधि कहलाती है। तो यहाँ पर हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं। अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि को वैज्ञानिक विधि कहते हैं। अनुसंधान कार्यों के लिए अपनाई जाने वाली, अनुसंधान मतलब खोज करना, किसी भी चीज के बारे में जानना, किसी भी चीज के बारे में बताना, नए कॉन्सेप्ट देना, नए सूत्र, नए सिद्धांत बताना, तो उसके लिए जो कार्य किए जाते हैं उसमें अपनाई जाने वाली सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध और तर्कसंगत विधि को हम वैज्ञानिक विधि कहते हैं। यहाँ पर मैं देखता हूँ विज्ञान हो, चाहे भौतिकी हो या फिर वैज्ञानिक विधि हो या फिर और बहुत सारी चीजें जो हम विज्ञान से संबंधित पढ़ते हैं, वहां पर एक शब्द बार बार हमें रिपीट मिलता है, क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित। सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध, ये शब्द हमें बार बार सभी जगह मिल रहा है। इसका अर्थ ये है कि बिना क्रमबद्ध और बिना सुव्यवस्थित अध्ययन के हम विज्ञान के किसी भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। विज्ञान के किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम उसका सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करें। वैज्ञानिक विधि को पूर्ण करने के लिए जो चरण अपनाए जाते हैं वो चरण है हमारे पास, नंबर 1 क्रमबद्ध परीक्षण, परिकल्पना, नंबर 2 परिकल्पना की सत्यता जांच करना, नंबर 3 सिद्धांत की स्थापना, नंबर 4 और नियम की स्थापना, नंबर 5। ये 5 चरण हैं जो कि वैज्ञानिक विधि में अपनाए जाते हैं। चलिए इनको समझते हैं हम। क्रमबद्ध परीक्षण,
क्रमबद्ध प्रेक्षण, ये पहला चरण है हमारा क्रमबद्ध प्रेक्षण। मैं आपको एक साधारण उदाहरण के द्वारा समझा रहा हूं, तो बहुत जल्दी आपको समझ में आएगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो मेरे पास एक चौक है, ये चाप का एक छोटा सा टुकड़ा है जिसको हम पिंड बोलते हैं, फिजिक्स की भाषा में इसको पिंड बोलते हैं। मैंने इस पिंड को मुक्त रूप से छोड़ दिया। जब मैं इस पिंड को मुक्त रूप से छोड़ूंगा तो ये पिंड जाके पृथ्वी के तल में गिर जाता है। ऐसा ही मैंने एक दूसरा पिंड लिया, इसको भी मैं मुक्त रूप से छोड़ूंगा तो ये पिंड भी पृथ्वी के तल में जाके गिर जाएगा, या पृथ्वी के पृष्ठ में जाकर गिर जाएगा। और मैं और दूसरा कोई भी पिंड लेता हूँ, आजू बाजू मेरे आसपास पूरे क्षेत्र में मैं कोई भी पिंड लूंगा, उसको यदि मैं मुक्त रूप से छोड़ता हूँ, स्वतंत्र रूप से छोड़ता हूँ, तो वो पिंड जाके पृथ्वी के पृष्ठ में गिर जाएगा, पृथ्वी के तल में गिर जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं हमारे चारों तरफ कि हम कोई सा भी पिंड ले और उसको यदि मुक्त रूप से छोड़ देते हैं तो वो पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। तो यदि हम इसी तरह अलग अलग पिंड लेकर इसको बार बार दोहराते हैं तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्रमबद्ध प्रेक्षण कहलाती है। क्रमबद्ध प्रेक्षण, यदि हम किसी भी चीज को, एक चीज को लेकर उसे बार बार वही प्रक्रिया को दोहराते हैं और उसको रिकॉर्ड करते हैं तो वो कहलाता है क्रमबद्ध प्रेक्षण करना। इसके बाद में हमने देखा कि हर बार क्या हो रहा है, हमारा जो पिंड है वो नीचे की तरफ जा रहा है। कहीं से भी हम इसको छोड़ रहे हैं हमारे आसपास के क्षेत्र में तो ये पिंड जो है नीचे की तरफ जा रहा है, हर बार नीचे की तरफ जा रहा है। ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? तो हमारे माइंड में एक चीज आती है कि ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, ये नीचे ही जा रहा है। तो हम परिकल्पना करते हैं कि जो सभी पिंड हैं वो नीचे की तरफ ही जा रहे हैं, मतलब ऐसा कोई ना कोई पिंड है या कोई ना कोई चीज, यानी कोई ना कोई ऐसी वस्तु है जो इन सभी को अपनी तरफ खींच रही है या अपनी तरफ आकर्षित कर रही है। तो यह परिकल्पना कर ली कि कोई ना कोई ऐसी वस्तु होगी जो इनको अपनी तरफ खींच रही है। तो ये हमारी परिकल्पना हो गई। अब परिकल्पना की सत्यता जांच करना है। परिकल्पना की सत्यता जांच करना है ये कि हम देखेंगे कि सभी जगह वस्तु जो है एक उसी तरफ खींच रही है नहीं, सभी जगह वस्तु उसी तरफ खींच रही है नहीं। तो हम अपने पास आसपास तो पिंडों को लेकर देखते हैं कि सभी पिंड जो हैं नीचे की तरफ ही जाते हैं, परंतु हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ पृथ्वी के बाहरी छोर में या ब्रह्मांड में कहना चाहिए बहुत सारे पिंड हमको रात में दिखाई देते हैं जो कि इधर से इधर ऐसे जाते हुए प्रतीत होते हैं, परंतु वो पिंड भी क्या पृथ्वी की तरफ खींच रहे हैं या नहीं खींच रहे हैं, इसकी हम जांच करेंगे तो वही हो जाएगा परिकल्पना की सत्यता। क्या परिकल्पना हमारी सत्य है कि सभी चीज पृथ्वी की तरफ आ रही है, इसकी हम जांच करते हैं तो वो तीसरे चरण में आता है परिकल्पना की सत्यता जांचना। अब हमारे पास चौथा पॉइंट है सिद्धांत की स्थापना। सिद्धांत की स्थापना कैसी होगी कि पृथ्वी जो है सभी पिंडों को अपनी तरफ खींचती है, ये तो हमने देखा, परंतु क्या पृथ्वी वास्तविक में पूरे ब्रह्मांड के पिंडों को भी अपनी तरफ खींचती है, या हम चेक करेंगे। हमने देखा कि जो चंद्रमा है, सूर्य है, और भी ग्रह हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, जो दूसरे ग्रह हैं उनको पृथ्वी अपनी तरफ नहीं खींच पाती, क्योंकि वो एक निश्चित समय के बाद में हमको उसी जगह पे दिखते हैं रात में। तो पृथ्वी उनको अपनी तरफ नहीं खींच पा रही है। क्यों नहीं खींच पा रही है, ये भी सोचने वाली बात है। परंतु हम देखते हैं हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास में जो छोटे छोटे पिंड हैं इनको पृथ्वी अपनी तरफ 100% खींच लेती है। ब्रह्मांड में स्थित जो बड़े बड़े हैं उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाती। हम तो बोल सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी जो है पिंडों को अपनी ओर खींचती है, तो इससे हम एक सिद्धांत बना सकते हैं। पर जब हम पूरे ब्रह्मांड की बात करते हैं तो पृथ्वी जो बड़े पिंड हैं, ग्रह उपग्रह, उनको अपनी तरफ नहीं खींच पाती। इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो हमने परिकल्पना की है ये सभी जगह लागू नहीं हो पाती। तो ये सिद्धांत जो होता है ये हर जगह लागू नहीं रहता। सिद्धांत कुछ जगह पर लागू हो सकता है, कुछ जगह पे नहीं हो सकता, उसको हम सिद्धांत का रूप देते हैं। परंतु जब
हमने ये पाएंगे कि बड़े पिंड और छोटे पिंड दोनों के पास में द्रव्यमान है, दोनों के पास में बल है, दोनों अपनी अपनी शक्ति रखते हैं। जब ये दोनों पिंड आपस में इंटरेक्ट करेंगे, एक दूसरे पे बल लगाएंगे, किंतु ये पिंड एक दूसरे की तरफ जाएंगे नहीं। ये दोनों अपने अपने बलों द्वारा संतुलित हो जाते हैं और ये एक दूसरे की तरफ जाते नहीं हैं। तो इस अवस्था में हम ये मानते हैं कि दोनों पिंडों के पास में द्रव्यमान है, दोनों के पास में बल है, दोनों के पास में अपनी ऊर्जा है, दोनों के पास में अपनी शक्ति है, इसलिए दो पिंड आपस में एक दूसरे से संतुलित हैं। परंतु कुछ कंडीशन में यह होता है कि एक पिंड बड़ा है बहुत और एक पिंड बहुत छोटा है, एक पिंड बहुत बड़ा है, एक पिंड बहुत छोटा है, तो इनकी जो ऊर्जा और शक्ति और जो बल है उसमें बहुत ज्यादा अंतर हो जाता है। इसलिए जो बड़ा पिंड है वो छोटे पिंड को अपनी तरफ खींच लेता है, यही कंडीशन होती है। तो इसके बाद यदि सिद्धांत हमारा सभी जगह पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में लागू होता है तो उसको हम एक नियम का रूप दे देते हैं और वो नियम बन जाता है और नियम की स्थापना हो जाती है। नियम जब बनेगा तो वह पूरे ब्रह्मांड में निम्न स्तर पर, उच्च स्तर पर या किसी भी स्तर पर लागू होगा। किंतु सिद्धांत की यह पहचान है कि सिद्धांत सभी जगह लागू हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों कंडीशन रहती हैं। सिद्धांत जरूरी नहीं कि सभी जगह लागू हो और सभी जगह उसका औचित्य हो।